गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस लेक्चर में हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को भी समझेंगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं चांद सितारों। देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये लाइट क्या होती है। तो लाइट कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि हमें अपने आसपास की चीजों को देखने की शक्ति प्रदान करती है। अगर हम अपने आसपास की कोई भी चीज देख पा रहे हैं तो वो लाइट के कारण ही देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम जिस भी कमरे में अभी बैठे हुए हो उस कमरे में एक घड़ी लगी होगी और तुम उस घड़ी को देख पा रहे होगे। तो क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि जो तुम्हारे कमरे में जो भी लाइट सोर्स है, जो भी ट्यूब लाइट है, उससे लाइट उस घड़ी पर पड़ रही है और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक आती है तो तुम उस घड़ी को देख पाते हो। तो ऐसे ही हम अपने आसपास किसी भी चीज को लाइट की हेल्प से देख पाते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अरे, जानता हूं कि क्लास 3rd का टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ एकदम बेसिक से ऊपर जाने वाले हैं इसलिए शॉर्ट में बताया जा रहा है। ठीक, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, लैंप हो गया, सन हो गया, बल्ब हो गया, राइट। वही नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इसके जस्ट ऑपोजिट हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे बुक हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये ब्लैक बोर्ड हो गया या ये मार्कर हो गया, ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, देखो यही डेफिनेशन लिखी हुई है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन, राइट। एग्जांपल सन, बल्ब, टॉर्च एटसेट्रा। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, एग्जांपल चेयर, टेबल, बुक्स एटसेट्रा। ऑलराइट, अब हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, राइट। ये लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है उसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लाइट की स्पीड को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारी तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट का डुअल नेचर, कि लाइट जो है वो डुअल नेचर को शो करती है। अब ये डुअल नेचर क्या है? डुअल नेचर का मतलब है कि लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है। दरअसल प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम लाइट के फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं तो कई फिनोमिना ऐसे हैं जो कि हम लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर पाते हैं और कई फिनोमिना ऐसे हैं जो हम लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन कर पाते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें लाइट का हम डुअल नेचर नाकार सके। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब जैसे कौन कौन से फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल नेचर पे आधारित हैं और कौन कौन से वेव नेचर पे, वो भी नीचे लिखा है। कह रहा है फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आर एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव। यानी लाइट को अगर हम वेव माने तो हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और वहीं लाइट को अगर हम पार्टिकल मान लें तो फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट्स जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट्स, इन सब के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो देखो, इन सब के बारे में आपको क्लास 11, 12 या अपने ग्रेजुएशन में पढ़ना है। यहाँ पर 10th क्लास के लेवल पर इनमें से कोई भी फिनोमिना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ फिनोमिना का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे जैसे बड़े होगे तो अगर हायर क्लासेस में पहुंचे तो पढ़ोगे ही सही, है ना। और लास्ट प्रॉपर्टी लाइट की दी हुई है कि लाइट जब किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो लाइट का जो पाथ होता है उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट एक साथ मिल जाती हैं तो उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो यही लिखा है, अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज अ रे ऑफ लाइट, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है अलोंग विच लाइट इज ट्रेवलिंग, ठीक, तो ये क्या है? ये रे ऑफ लाइट है।
वही मान लो बहुत सारी रेज अगर मैं ले लूं फॉर सपोज इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है, तो ऊपर वाली मेरी रे है, नीचे वाली मेरी बीम है, तो ये हो गया हमारा रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। तो बस ये हो गई सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं और लाइट के रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो एक बात बताओ, बचपन में आपने एक गेम खेला होगा जिसमें हम बॉल को किसी दीवार की तरफ फेंकते हैं और उसके बाद वो बॉल हमारी तरफ बाउंस बैक करती है तो हम उसको कैच करते हैं। अब अगर नहीं खेला है तो आपकी गलती है, आपने अपना बचपन एंजॉय नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से बॉल हमारी तरफ बाउंस बैक करती है और हम उसको कैच करते हैं, ठीक इसी तरीके से लाइट भी बाउंस बैक करती है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है तो वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और लाइट उस ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक करती है, तभी तो लाइट हमारी आईज में आती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये लाइट का बाउंस बैक करने का जो फिनोमेना है, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल कर रही है, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो यही चीज लिखी भी हुई है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब देखो इसके बाद हमको यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। मान लो कि यहाँ पर mn क्या बना हुआ है, mn एक प्लेन मिरर बना हुआ है जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक, ये मैंने क्या किया, AO या OA मैंने एक रे ऑफ लाइट है जिसको मिरर पे इंसिडेंट करवाया है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर पर फॉल कर रही है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट O है जिस पर ये रे ऑफ लाइट मिरर पर फॉल कर रही है, ये वही पॉइंट है ना जिस पर रे ऑफ लाइट मिरर पर फॉल कर रही है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसके अलावा ये देखो OB क्या है, वो रे ऑफ लाइट है जो कि मिरर से बाहर निकल रही है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो OB हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब बची हमारी ON। ON क्या है, ON एक ऐसी लाइन है जो कि मिरर से 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर मैं ये एंगल देखूं ON का मिरर से तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ON को हम क्या बोलेंगे, ON को हम बोलेंगे नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, अब देखो दो चीजें रह गई हैं। हमेशा याद रखो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वो सारी की सारी एक सिंगल प्लेन में लाए करती है। ठीक, जैसे कि तुम यहां देख भी सकते हो, यहां पर हमारी जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, सारी की सारी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मीट कर रही है ना। और ये सारी की सारी एक ही प्लेन में लाए कर रही है। एक ही प्लेन में लाए करने का मतलब है कि मैंने इन तीनों रेस को इस एक ब्लैक बोर्ड पर बना लिया है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के बाहर निकल रही है या मेरी रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के अंदर चली जा रही है। तो मैंने पूरा का पूरा फिगर इस बोर्ड पे बना लिया है, तीनों के तीनों इसी बोर्ड की प्लेन पे लाए कर रही हैं। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक पेपर की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। पेपर कहाँ है, ये है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई शीट ऑफ पेपर है। ठीक, अब आप इस पेपर पर अगर फिगर बनाएंगे तो आपकी इंसिडेंट रे भी इसी पेपर पर आएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पेपर पर आएगी और नॉर्मल भी इसी पेपर पर आएगा। देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इंसिडेंट रे तो आपने इसी पेपर पे बनाई लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पेपर से बाहर निकल गई, या इंसिडेंट रे आपने इसी पेपर पे बनाई लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पेपर के अंदर चली गई। ऐसा नहीं होने वाला है। तो यही चीज हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करता है। देखो क्या स्टेटमेंट लिखा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि इस फिगर में हमने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया है, एंगल आई और एंगल आर, ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक, कुछ भी हो जाए ये दोनों बराबर ही रहेंगे। देखो यही चीज लिखी है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मैं इसको सिंपल अगर फिगर में बोलना चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि एंगल आई मेरा हमेशा एंगल आर के बराबर रहेगा, राइट। अब देखो एक बात जानने वाली ये है कि ये जो दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है
ये भले मैंने तुमको प्लेन मिरर में समझाए हो, लेकिन ये हमारा स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी बिल्कुल सही होंगे। मतलब वो स्फेरिकल मिरर्स भी इन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में एक रिमार्क दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है रिमार्क कि अगर मान लो मैंने कोई रे ऑफ लाइट मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट कराई, तो वो उसी 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। फिगर से समझो, मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है mn, ठीक, और इस mn प्लेन मिरर पर मैंने एक रे ऑफ लाइट पॉइंट O पर इंसिडेंट कराई। ये मेरी क्या है? ये मेरी इंसिडेंट रे है। क्या है? मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक। तो ये बताओ, ये जो इंसिडेंट रे है ये हमारा नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? नॉर्मल के अलोंग ही तो फॉल कराई है, तो इसका नॉर्मल से एंगल 0 डिग्री बन रहा है। और क्योंकि तुम जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। और क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा तो ये रे ऑफ लाइट इसी पाथ के अलोंग वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे थी तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो यही मेरी इंसिडेंट रे भी है और यही मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी है। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आई? देखो यही चीज स्टेटमेंट में लिखी है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अभी आपको क्यों बताया गया है? क्योंकि आपके पेपर में पूछ लेगा ऐसा क्यों होता है, रीजन बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग फॉल करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, और क्योंकि ये वाला लॉ हमें सेटिस्फाई कराना है इसीलिए उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और वो अपने ओरिजिनल पाथ के अलोंग ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए, अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसे देख लेते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। तो चलो समझते हैं। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो हमारी पैरेलल इंसिडेंट रेज होती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक ही डायरेक्शन में होती हैं। जैसे मान लो कि अगर ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं और ये इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी कुछ इस तरीके से आएंगी। तुम देख सकते हो कि इंसिडेंट रेज तो पैरेलल थी लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक। देखो यही चीज ऊपर लिखी है, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। एक बात और, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमेशा स्मूथ सरफेसेस से होता है। जैसे मान लो प्लेन मिरर का स्मूथ सरफेस, लिखा है इट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस लाइक प्लेन मिरर्स, ठीक। अब हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रेज तो अभी भी पैरेलल होंगी लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, वो पैरेलल नहीं होंगी। फॉर सपोज अगर ये मेरी इंसिडेंट पैरेलल रेज हैं तो ये रिफ्लेक्ट होंगी तो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रेज एक ही डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। एक बात और याद रखना कि जो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो हमेशा रफ सरफेसेस से होगा। जैसे आपने कार्डबोर्ड का सरफेस देखा होगा, कितना रफ होता है ना, तो उससे जो है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब समझ लो यहां लिखा है, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इट अकर्स फ्रॉम रफ सरफेसेस लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, चौक एटसेट्रा, ठीक। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब देखिए हमें टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में डिस्कस करना है। दरअसल दो टाइप की इमेजेस होती हैं और दोनों एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट होती हैं। पहली है हमारी रियल इमेज और दूसरी है हमारी वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज वो इमेज होती है जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पर, ठीक। दरअसल ये एक परमानेंट इमेज होती है और जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं तब जाकर एक रियल इमेज बनती है। इसका एग्जाम्पल है सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर बनने वाली इमेज। जब आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो तो स्क्रीन पर इमेज बनती है, वो एक रियल इमेज होती है, ठीक। देखो यहाँ लिखा है, इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज अ रियल इमेज। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड इन अ सिनेमा हॉल, ठीक है। दूसरी होती है हमारी वर्चुअल इमेज। देखो ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें रेज ऑफ लाइट वाकई में मीट ही नहीं कर रही होती हैं, उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज। देखो प्लेन मिरर के आगे जब हम खड़े होते हैं तो जितनी देर हम खड़े हैं उतनी देर हमें अपनी इमेज दिखती है,
जैसे ही हम प्लेन मिरर के सामने से हट जाते हैं हमारी इमेज भी तो गायब हो जाती है, सुंदर सा मुखड़ा हमारा नहीं दिखता है। फिर हम अपना सुंदर सा मुखड़ा लेकर अगर प्लेन मिरर के आगे आ जाते हैं तो फिर से हमारी इमेज दिखने लगती है। तो इस तरह की इमेज जो कि परमानेंट है ही नहीं, टेम्परेरी है, जब तक हम मिरर के सामने खड़े हैं तब तक इमेज बन रही है, जैसे ही हम गायब हो गए हमारी इमेज भी गायब हो गई, उसे हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। देखो लिखा है इमेज दैट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज अ वर्चुअल इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, एग्जांपल है इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन मिरर से वाकई में इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो चिंता क्यों करते हो चांद सितारों, देखते हैं उसको। यहाँ हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले तो हम एक प्लेन मिरर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का नामकरण कर लेते हैं से MM डैश। ठीक, इसके बाद देखो इस पर दो नॉर्मल बना लेता हूं मैं नॉर्मल बना लेता हूं। जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट है N और ये मेरा है O, ये एक नॉर्मल बनाया मैंने, और दूसरा मैंने ये बना लिया से ये पॉइंट है N डैश, ये पॉइंट है O डैश। मैंने क्या किया, दो नॉर्मल बना लिए हैं। ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको मैं एक मिनट रुको सीधा कर लेता हूं। ठीक, ये मेरा पॉइंट है O डैश। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, मतलब पॉइंट के जितना एक ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने कंसिडर किया, मैंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बहुत सारी रेज ऑफ लाइट ना लेकर सिर्फ दो रेज ऑफ लाइट ले लेता हूं। ठीक, पहली रे ऑफ लाइट मैंने ली है ये, जो कि मिरर पे कुछ इस तरीके से फॉल कर रही है, और दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ली है ये, जो कि मिरर के इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से फॉल कर रही है। ठीक, ये क्या है, मेरी इंसिडेंट रेज हैं दोनों की दोनों। जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये वाली रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी और ये वाली रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। अब आप अपनी टकटकी लगा के, अरे मतलब अपनी आईज लगाकर यहाँ पर बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इमेज दिखेगी। लेकिन ये बताओ, अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज वाकई में मीट करती, अगर इस तरफ ये मीट करती तो तुम्हें इमेज दिखती, लेकिन ये तो कहीं मीट ही नहीं कर रही, पैरेलल है, तो क्या तुम्हें इमेज दिखेगी? नहीं। तो यहाँ पर एक रियल इमेज तो नहीं बनेगी, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट ही नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं अपनी इन रेज ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से पीछे एक्सटेंड कर पाता, तो ये रेज ऑफ लाइट कहीं मीट करती। ठीक है, मेरा बोर्ड देखो छोटा पड़ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐसे पीछे एक्सटेंड करूं तो कुछ इस पॉइंट पर ये रेज ऑफ लाइट मीट कर जाएंगी, है ना, और यहां पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो O पॉइंट की जो वर्चुअल इमेज है वो O डैश यहां पर कहीं बनेगी, जहां पर ये रेज ऑफ लाइट हाइपोथेटिकली मीट कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये एक वर्चुअल इमेज क्यों होगी, क्योंकि ये मिरर के उस साइड में बन रही है और रेज वाकई में मीट कर ही नहीं रही है। तो कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमें प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज एक वर्चुअल इमेज होती है, मतलब इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाना संभव नहीं होता है, ये एक टेम्परेरी इमेज होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट का मतलब है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं और मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरा सिर ऊपर है और पैर नीचे है, तो इमेज में भी मेरा सिर ऊपर होगा और पैर नीचे होंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि मेरे सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए। इधर देखो, अगर मान लो ये मैं हूं और ये मिरर है, ठीक, तो इमेज भी मेरी ऐसी ही बनेगी, है ना कि मेरी इमेज ऐसे बनने लगेगी। ठीक है, राइट। इसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। मान लो मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, मैं इतना बड़ा हुड जैसा हूं और मेरी इमेज क्या इतनी छोटी सी बन जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब है कि अगर मैं मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी मिरर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। ठीक, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इमेज लैटरली इन्वर्टेड होगी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जब हम कभी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड होता है और हमारा जो राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट और राइट का ये जो इंटरचेंज है इसी को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। कभी करके देखो, अगर मिरर के सामने खड़े हो और तुम अपना राइट हैंड उठा रहे हो तो तुम्हारी इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा रही होगी, है ना। यही फिनोमिना लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। अब बात क्या आती है कि लैटरल इन्वर्जन होता क्यों है?
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही लैटरल इन्वर्जन का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। देखो यहां दिया भी है व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। तो इन इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन एंड अकर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर की। अब देखो ये न्यूमेरिकल दिया है, इसको करके देखते हैं। कह रहा है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मिरर, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो। मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक, और फॉर सपोज मान लो ये मेरी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ए ओ बी, और इसको मान लेते हैं एन। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये तो बता चुका हूं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है और दिया क्या है कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के सरफेस से 35 डिग्री का एंगल बना रही है। ये इंसिडेंट रे है और ये मिरर का सरफेस है, तो ये वाली इंसिडेंट रे और ये मिरर के सरफेस के बीच का ये एंगल 35 डिग्री दिया है। ध्यान से पढ़ना सवाल को, नहीं कई बच्चे इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं और हो जाता वहीं कल्याण, ठीक। अब यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि नॉर्मल जो है मिरर से 90 डिग्री बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देखो ना, समझो, ये एंगल आई और ये 35 डिग्री दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनाएंगे ना, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर है मिरर के। तो यहां से एंगल आई का वैल्यू 90 माइनस 35 यानी कि 55 डिग्री निकलकर आ जाएगा। और आप क्या जानते हो, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ कर आए हो, तो बाय सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या जान गए हैं, हम जान गए हैं कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है और एंगल आई और एंगल आर दोनों ही 55 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना था वो हमारा 55 डिग्री के बराबर आ गया। तो चलो अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 सेंटीमीटर। इफ ही मूव्स 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। कह रहा है सोहन नाम का एक लड़का है जो अपनी इमेज को मिरर में देख रहा है, अपने आप को निहार रहा है। तो हम केस 1 बना लेते हैं, ठीक है। पहले केस 1 में हम मान लेते हैं कि भाई ये मिरर है, ठीक है। तो केस 1 के लिए ये दिया हुआ है कि जो मिरर है और जो इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। मान लो ये सोहन था, ठीक है, तो सोहन की इमेज कुछ यहां बन रही होगी, राइट। तो जो मिरर है और इमेज है, भाई ये क्या है, इमेज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर। आप जानते हो अभी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी कि जितनी पीछे मिरर से इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट भी मिरर से उतना ही पीछे होगा। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एज मच बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर ये 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, दोनों बराबर होंगे, ये बात आपको मालूम है। केस 2 देखो, अब कह रहा है केस 2 में कि सोहन 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, तो व्हेन ही मूव्स 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, अब क्या होगा देखते हैं। टुवर्ड्स मिरर अब क्या होगा, अभी भी मिरर तो अपनी जगह पे ही रहेगा। सोहन भाई साहब जो है ये 1 सेंटीमीटर आगे आ गए हैं, तो ये जो डिस्टेंस पहले 4 था अब ये घट जाएगा और घट के ये 3 हो जाएगा, ठीक। एज अ रिजल्ट अगर ये 3 हो गया है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो जो पहले 4 था ये भी घटकर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, ये मिरर है ये इमेज है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर का ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर। और यही अगर क्वेश्चन बदल के कह देता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो ऑब्जेक्ट ये है इमेज ये है, तब डिस्टेंस कितना होता, 3 + 3 ऐड हो जाता, टोटल 6 सेंटीमीटर निकलकर आ जाता। ऑलराइट, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इस वीडियो में समझ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।